नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 के गद्य खंड से नमक पाठ को पढ़ेंगे, जिसकी रचना रजिया सज्जाद ज़हीर ने की है। पाठ को पढ़ने से पहले हम इसकी लेखिका के बारे में कुछ जानते हैं। रजिया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 ईस्वी को अजमेर, राजस्थान में हुआ था। आप मूल रूप से उर्दू कहानी की लेखिका हैं। उनकी उर्दू कहानी संग्रह का नाम जर्ज़ गुलाब है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। रज़िया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार होती है। उनको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड प्राप्त हुए हैं। इनका निधन 18 दिसंबर सन 1979 ईस्वी को हुआ। अब हम कहानी को पढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत पाक की सीमा के दोनों ओर के लोग धर्म के आधार पर इधर उधर बट गए। नहीं तो पहले लोग सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर एक साथ रहते थे। इस कहानी में सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के दिलों को टटोलने का प्रयास किया गया है और दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है सफ़िया नाम की एक किरदार से, जो कि कहानी एक प्रमुख पात्र हैं और वो एक कीर्तन में गई हुई थी, जहां उन्होंने सिख बीबी को देखकर पाया कि वो बिल्कुल उनकी माँ जैसी ही लगती थी। तो साफिया उन्हें अपनी माँ को याद करते हुए देखने लगी, तो सिख बीबी ने भी अपनी बहू से साफिया के बारे में पूछा। तो उनकी बहू ने बताया कि वो भी एक मुस्लिम महिला है तथा कल अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही हैं। तो सिख बीबी हैं, तो उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म लाहौर में हुआ था। तो उन्होंने साफिया के प्रति जो है उन्हें एक अपनापन सा लगा और साफिया से बात करती हैं और उनसे कहती हैं कि वो उनके लिए लाहौर का नमक लेके आए। फिर साफिया जो है वो लाहौर पाकिस्तान जाती है, लाहौर पहुंचती हैं और इस तरह से 15 दिन किस तरह से गुजर जाते हैं वो उनको पता नहीं चलता है। वहाँ जाकर वो अपने भाइयों से, दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से मिलती हैं और इस तरह से उनके 15 दिन बीत जाते हैं। लेकिन इन 15 दिनों में वो ये नहीं भूली हैं कि उन्हें सिख बीबी के लिए वहाँ से लाहौर से उनके लिए उपहार के रूप में नमक लाना है। तो इस बारे में साफिया जो है वो अपने भाई को सिख बीबी की ये फरमाइश बताती हैं। तो साफिया का भाई जो है बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर रहता है। तो साफिया अपने भाई से पूछती हैं कि क्या मैं यहाँ से नमक ले जा सकती हूँ? तो उनका भाई हैरान होकर बोलता है कि ये तो गैर कानूनी है और नमक का आप क्या करेंगे? नमक तो आप लोगों के हिस्सों में तो हमसे भी बहुत ज़्यादा नमक आया है। तो इतने में साफिया झुंझला जाती हैं और वो उनसे कहती हैं कि मैं हिस्से बखेरे की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे तो बस लाहौर का नमक चाहिए, जो मेरी माँ ने यहाँ से मंगवाया है और मैं यहाँ से लाहौर से नमक लेकर ही जाऊँगी। फिर वो उनको नरमी से समझाते हुए बोलते हैं कि देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, जो कानून के हैं।
तो इस पर साफिया बिगड़ कर बोलती हैं कि निकल आने का क्या मतलब है, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। आखिर कस्टम वाले भी इंसान ही होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते हैं। तो उनके भाई कहते हैं कि हाँ वे मशीन तो नहीं होते हैं, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो उनके भाई बोलते हैं कि अब आपसे कौन बहस करे। उन्होंने उनको साफ समझा दिया कि यह कानूनन सीमा के पार नहीं ले जाया जा सकता, और उनके भाई समझाते हैं कि इससे बदनामी भी जरूर होगी। तो इसमें साफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले रोज 2 बजे दिन को उन्हें रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। तो वो रात को पैकिंग करने लगी। तो भारत आने से पहले साफिया ने रात को सामान तैयार किया। उनका सारा सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया। तो उनको केवल कीनू की एक टोकरी और सिख बीबी की नमक की पुड़िया कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिली। तो फिर साफिया सोचती हैं कि वो कीनू की टोकरी में ही नीचे नमक की पुड़िया को छिपा देंगे, क्योंकि जो कस्टम वाले होते हैं वो फलों की जांच नहीं करते, और इस तरह से नमक की पुड़िया का उपहार सिख बीबी के पास भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए वो कीनू के फलों को टोकरी से बाहर निकाल देती हैं और फिर नमक की पुड़िया को रखती हैं, फिर उसके ऊपर कीनू के सभी फलों को रख देती हैं, और फिर उसके बाद साफिया सो जाती हैं। और फिर सोने के बाद वो सपने में लाहौर के 15 दिन, उसकी सुंदरता, अपने भाई, अपने मित्र, परिवारजनों को, जान पहचान वालों को देख रही होती हैं, और सपने में उन्हें कल जाने और फिर कभी ना आने की भी चिंता होती है। और उन्हें सिख बीबी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा सभी एक एक करके दिखाई देता है। फिर ऐसे करते करते उनका हाथ जो है वो कीनू की टोकरी से टकराता है, और ऐसे में उनकी आँख खुल जाती है। कीनू की टोकरी उनको उनके एक दोस्त देते हैं, जो उनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहते हैं। अगले दिन साफिया जाने के लिए तैयार होती हैं और रेलगाड़ी में बैठने से पहले वेटिंग रूम में बैठे चाय पीती हुई कीनू से ढकी नमक की पुड़िया को एकटक देखते रहती हैं। फिर उस नमक की पुड़िया को देखते हुए साफिया सोचती हैं कि ये तो प्रेम का उपहार है, ये तो मोहब्बत की भेंट है, इसे मैं छुपाकर क्यों ले जाऊं, इसे मुझे छुपाकर नहीं ले जाना चाहिए। तो वो क्या करती हैं, वो अपनी समस्या को कस्टम अधिकारी को बताकर नमक की पुड़िया उनकी मेज पर रख देती हैं। तो कस्टम अधिकारी जो हैं सारी कहानी सुनने के बाद ये बताते हुए कहते हैं कि वो भी दिल्ली के रहने वाले हैं, और वो भी अपने वतन को बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, और ये बोलकर वो नमक की पुड़िया को उनके बैग में रख देते हैं, और साफिया को कहते हैं कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह निकल जाती है कि कानून को इसका पता भी नहीं चलता। और अंत में कस्टम अधिकारी साफिया से कहते हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना, और उन महिला को उपहार देते समय कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका है और दिल्ली अभी भी मेरा देश है। इस तरह से वो वहाँ से रवाना होती हैं। फिर जब साफिया भारतीय सीमा में प्रवेश करती हैं तो भारतीय सीमा के अनुसार उनके सामान की भी कस्टम अधिकारियों द्वारा जांच की जानी है। तो वो उसके एक अधिकारी को इस विषय में फिर से पूरी कहानी बताती हैं। तब उस अधिकारी ने नमक की वो पुड़िया को उनको देते हुए कहते हैं कि वो भी ढाका से हैं, और वो ये कहते उनको पूछते हैं कि तब आप यहाँ कब से हैं। तो वो कस्टम अधिकारी कहते हैं कि जब डिवीज़न हुआ
तभी हम यहाँ आए हैं, लेकिन हमारा वतन तो ढाका है। और फिर वो कस्टम अधिकारी अपने दोस्त के द्वारा दिया गया भेंट उनको दिखाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो ईस्ट बंगाल से संबंधित रखता है। और वो कस्टम अधिकारी अपने देश को याद करते हुए कहते हैं कि वैसे तो अपने देश ढाका की याद में खो जाते हैं, और कहते हैं कि वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ के डाब की बात ही कुछ और है। हमारी ज़मीन, हमारी पानी का मज़ा ही कुछ और है। और फिर उठते वक्त उन्होंने पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे, और साफिया उनके पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। तो साफिया उनको देखते हुए सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इधर या उधर। दोनों ओर की सीमाओं में एक ही प्रकार की भावना वाले लोग रहते हैं, केवल उन्हें इन दोनों ओर की सीमाओं ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने से रोक रखा है। जिस तरह से सिख बीवी लाहौर को अपना वतन मानती है, वैसे ही पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है। दोनों ही व्यक्ति भारत और पाकिस्तान का कितना सम्मान करते हैं। और लेखिका ये बतलाना चाह रही है कि जनता इस भेदभाव को नहीं चाहती है। ढाका हो, दिल्ली हो या लाहौर हो, सबके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों को नहीं बांटा जा सकता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से संस्कृति और जनता कभी भी नहीं बढ़ सकती। अतः जाति, धर्म आदि का कोई भी महत्व, कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि प्यार और इंसानियत का महत्व होता है। प्यार और इंसानियत का ही अस्तित्व इस संसार में होता है। धन्यवाद।